आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो मतलब बिल्कुल किसी फिल्म जैसी लगती है। ये कहानी है राजेश डेमला की। आज हम उनके साथ हुए एक बातचीत के कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे। ये सफर बहुत ही कमाल का है। बिल्कुल। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर भूखे सोने से ये कहानी शुरू होती है और भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक जस्ट डायल की नींव रखने तक पहुंचती है। और फिर उसके उतार चढ़ाव को भी देखती है। हाँ, तो आज हम इसी बातचीत को डिकोड करेंगे और वो सबक निकालने की कोशिश करेंगे जो किसी भी एंटरप्रेन्योर या सेल्स प्रोफेशनल के काम आ सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक और रैग्स टू रिचेस कहानी नहीं है। नहीं, ये एक तरह से भारतीय स्ट्रीट स्मार्टनेस की एक बेहतरीन केस स्टडी है। हम ये समझेंगे कि कैसे शुरुआती दिनों के कड़वे अनुभव किसी की सोच को बनाते हैं और शायद बाद में वही अनुभव एक बाधा भी बन जाते हैं। एग्जैक्टली। ये कहानी सफलता और चूक दोनों का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। कहानी का ये हिस्सा बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ 12 साल की उम्र में पिता का देहांत हो गया और 15 की उम्र तक आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें 3 महीने बैंगलोर रेलवे स्टेशन पर गुजारने पड़े। कई कई दिन बिना खाने के। वो बताते हैं कि उस स्टेशन पर उन्होंने इंसानियत के सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों रूप देखे। अच्छा। हाँ, एक तरफ एक अनजान व्यक्ति था जो उन्हें रोज देखता और बिना कुछ कहे चुपचाप पास में खाना रख जाता था। वाह। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि वो उनके खाने को घूर रहे थे। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। ये वो अनुभव हैं जो इंसान को या तो तोड़ देते हैं या फिर जिसे कहते हैं पत्थर का बना देते हैं। सही बात है। और हैरानी की बात यह है कि इसी माहौल में उनका पहला बिजनेस शुरू हुआ। हाँ, उन्होंने एक सिंधी फाइनेंसर को देखा जो आसपास की ठेले वालों को पैसे देता था, वो भी 10% प्रतिदिन के भारी ब्याज पर। हाँ, और उन्होंने उसके साथ दोस्ती की और उसके लिए पैसे बांटने और वसूलने का काम शुरू कर दिया। और यहीं उन्होंने व्यापार का वो पहला नियम सीखा जो कोई भी स्कूल नहीं सिखाता। क्या था वो नियम? उन्होंने उसे नाम दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब रफ्तार। ये थोड़ा समझाइए। बिल्कुल। देखिए, हम बड़े बड़ी बी स्कूल्स में कैपिटल रोटेशन और एसेट टर्नओवर जैसे भारी शब्द सीखते हैं। उन्होंने यही चीज जमीनी स्तर पर सीखी। उन्होंने देखा कि ठेले वाले 500 रुपए उधार लेकर दिन में उसका दोगुना मतलब 1000 रुपए कमा लेते थे। तो उनके लिए 50 रुपए का ब्याज देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये दिक्कत ही नहीं थी। एक ठेले वाले के लिए बैंक का 8% सालाना ब्याज बेकार है, लेकिन एक दिन का 10% ब्याज सोने की खान जैसा है। क्योंकि उसका पैसा घंटों में दोगुना हो रहा है। एग्जैक्टली। ये सोच ही उस वक्त में क्रांतिकारी थी। मतलब पैसा कितना है ये जरूरी नहीं है, पैसा कितनी तेजी से घूमकर और पैसा बना रहा है ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। और उन्होंने इस मॉडल को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने फाइनेंस से सिर्फ 3 बजे तक के लिए पैसा लिया। अच्छा। फिर ठेले वालों को कहा तुम 3 बजे तक मेरा पैसा लौटा दो, उसके बाद जो भी अतिरिक्त कमाई होगी उस पर 50-50 की पार्टनरशिप करेंगे। कमाल है। मतलब शाम 6 बजे तक दूसरा राउंड शुरू कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं दिया, रणनीति भी बनाई। वो ठेले वालों को उन जगहों पर भेजने लगे जहां शाम को बिक्री ज्यादा होती थी। जैसे सब्जियों के बाजार बंद होने के बाद रिहायशी इलाकों में फल बेचना। इससे तो कमाई बहुत बढ़ गई होगी। एक एक ठेले से दिन की कमाई 500-600 रुपए तक पहुंच गई। सोचिए, एक लड़का जो कुछ दिन पहले भूखा सो रहा था वो अब दिन के 4-5 हजार रुपए कमा रहा था। लेकिन यहीं पर एक और सबक भी मिला। हाँ, अनुभवहीनता और शायद थोड़े लालच का। जब उनके पास खुद के पैसे आ गए तो उन्होंने सोचा कि इस फाइनेंसर को हटाकर खुद ही पैसे उधार दूं। और वो उस ताकतवर आदमी से टकरा गए। सही। उन्हें यह एहसास नहीं था कि हर खेल के कुछ नियम और कुछ बड़े खिलाड़ी होते हैं। नतीजा ये हुआ कि उनकी पिटाई हुई और उन्हें वहां से भागना पड़ा। तो रेलवे स्टेशन की स्ट्रीट एमबीए के बाद उन्होंने एक ऑफिस बॉय के तौर पर काम शुरू किया। हाँ, दुकान खोलने से लेकर सफाई तक सब कुछ किया। और उनका पहला सही जॉब गेट इट येलो पेजेस में सेल्स का था। पहली सैलरी थी 800 रुपए महीना। और यही उनकी असली बुनियाद बनी। ये वो जगह थी जहां सड़क की समझ को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का साथ मिला। वहां उन्हें कनाडा के बेहतरीन ट्रेनर से ट्रेनिंग मिली। बिल्कुल। और सेल्स के ऐसे सिद्धांत सीखने को मिले जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये उनके करियर का जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट था। उनकी सेल्स की फिलॉसफी भी बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं आप कभी कुछ बेचते नहीं हैं, आप सामने वाले को खरीदने पर मजबूर करते हैं। ये सुनने में थोड़ा चालाकी भरा नहीं लगता? मजबूर करना। मैं समझता हूँ ये ऐसा क्यों लग सकता है, पर उनके नजरिए से मजबूर करने का मतलब जबरदस्ती नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा तर्क बनाना जिसे काटा ना जा सके। उनका फॉर्मूला है कि अगर आपकी मीटिंग 30 मिनट की है
तो 20 मिनट सिर्फ सवाल पूछो। मतलब ग्राहक की जरूरत को समझो। उसकी ज़रूरत को, उसकी समस्या को उससे भी ज़्यादा गहराई से समझो। आप अपना प्रोडक्ट पिच करने की जल्दी में नहीं है। पहले एक डॉक्टर की तरह बीमारी का पता लगा रहे हैं। बिल्कुल। और जब आपने वाकई उसकी समस्या को उससे बेहतर समझ लिया है और आपका समाधान उस समस्या को 100% हल करता है, तो उसके लिए ना खरीदना अतार्किक हो जाता है। अच्छा, मतलब मजबूरी हालात की होती है, सेल्समैन की नहीं। एग्जैक्टली आप उसे एहसास कराते हैं कि आपके प्रोडक्ट के बिना उसका नुकसान हो रहा है। हाँ, और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया, सेल्समैन सेडक्शन। राइट। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब है ग्राहक की दुनिया को इतनी अच्छी तरह समझो कि वो खुद आपकी तरफ खिंचा चला आए। आप उसे प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसके बिजनेस की सफलता का सपना बेच रहे होते हैं। इसी अनुभव के साथ वो जस्ट डायल से जुड़े। हाँ। शुरुआत में तो एक बाहरी सेल्स वेंडर थे जो 40% कमीशन पर काम करते थे। और आते ही उन्होंने देखा कि जस्टाइल की कीमत जो 1 साल की लिस्टिंग के लिए सिर्फ 999 रुपए थी, वो बहुत कम थी। उससे तो बिजनेस का खर्च भी नहीं निकल रहा था। उन्होंने आते ही कीमत को बढ़ाकर 4,999 रुपए कर दिया। और मॉडल को लाभदायक बनाया। और ये काम कर गया। बिल्कुल कर गया। देखते ही देखते जस्ट डायल एक घरेलू नाम बन गया। वो 888888 वाला नंबर सबकी जुबान पर चढ़ गया। ये वो दौर था जब स्मार्टफोन नहीं थे। हाँ। प्लम्बर चाहिए, डॉक्टर का नंबर चाहिए, या देर रात कौन सा रेस्टोरेंट खुला है, एक ही जवाब था, जस्ट डायल पर फोन करो। वो भारत के छोटे व्यापारियों के लिए गूगल बन गया था। कंपनी ने 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया और 2013 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी हुई। उसका प्रभाव बहुत बड़ा था, खासकर छोटे और मध्यम व्यवसायों पर। जस्ट डायल ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से उन्हें वो ग्राहक मिल रहे थे जिन तक पहुंचना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर जस्ट डायल इतना सफल था तो आज ज़ोमैटो, बुक माई शो, प्रैक्टो जैसी कंपनियां बाजार पर राज क्यों कर रही हैं? जस्ट डायल कहाँ चूक गया? उनके अपने विश्लेषण के अनुसार सबसे बड़ी चूक थी समय के साथ इनोवेशन ना करना, और इसकी जड़ कंपनी के अंदर चलने वाली एक क्लासिक बहस में थी। बिल्ड वर्सेस बाई। बिल्कुल, बिल्ड वर्सेस बाई, यानी क्या हम कोई नई सर्विस खुद बनाएं या किसी बनी बनाई नई कंपनी को ही खरीद लें। ये तो हर बड़ी टेक कंपनी में होता होगा। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा है कि क्या हम पार्टी के लिए केक खुद बनाएं या शहर की सबसे अच्छी बेकरी से खरीद लें। और जस्ट डायल ने खुद बनाने का फैसला किया। हाँ, उनकी टेक टीम को अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा था कि वो हर तरह का केक, चाहे वो फूड डिलीवरी का हो या डॉक्टर बुकिंग का, खुद ही बनाना चाहते थे। और वो ये भूल गए कि जब तक उनकी रेसिपी तैयार होगी तब तक ज़ोमैटो और प्रैक्टो जैसी स्पेशलिस्ट बेकरी पूरा बाजार जीत चुकी होंगी। ये तो क्लासिक दुविधा है। उनके पास डेटा था, ग्राहक थे, पैसा भी था। वो चाहते तो उस समय की छोटी कंपनियों जैसे ज़ोमैटो या प्रैक्टो में हिस्सेदारी खरीद सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो आज वो इन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ी सुपर ऐप कंपनी होते। तो यहाँ उनकी तुलना इन्फो एज के संजीव बिखचंदानी से की जाती है। हाँ, जिन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। संजीव ने समझा कि वो सब कुछ खुद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ज़ोमैटो जैसी कंपनियों में जल्दी निवेश किया। और एक और समझदारी दिखाई। उन्होंने संस्थापकों को कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी रखने दी ताकि वो पूरे मन से, अपनी पूरी ताकत से उसे आगे बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर निवेशक ज्यादा हिस्सेदारी के लालच में संस्थापक के जुनून को ही कम कर देते हैं। जस्ट डायल शायद अपनी सफलता में इतना खो गया कि उसे लगा वो हर जंग खुद ही जीत सकता है। एक और दृष्टिकोण ये भी है कि जस्ट डायल सबके लिए कुछ कुछ बनने की कोशिश में किसी एक के लिए सब कुछ नहीं बन पाया। सही बात है। जब आपको खाना ऑर्डर करना होता है तो आप एक स्पेशलिस्ट ऐप पे भरोसा करते हैं, न कि उस ऐप पर जो मैकेनिक भी ढूंढता है। बिल्कुल। धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म पर बढ़ता गया। जो एक दशक में आपकी ताकत होती है, यानी वन स्टॉप शॉप होना, वही अगले दशक में आपकी कमजोरी बन सकती है। मतलब कंपनी का जो डीएनए उसे सफल बनाता है, वही डीएनए समय के साथ न बदलने पर उसके पतन का कारण भी बन सकता है। इन्हीं सब अनुभवों से सीखते हुए राजेश डेमला अब अपने नए वेंचर जूल पर काम कर रहे हैं। हाँ, इसका नाम गूगल से प्रेरित है। और इसे बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्हें आज की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को देखकर प्रेरणा मिली, जहां कंपनियां भारी नुकसान उठा रही हैं। कैश ऑन डिलीवरी और बिना सवाल पूछे रिटर्न जैसी नीतियों पर। हाँ, इन पर अरबों डॉलर जलाए जा रहे थे। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से ग्राहक इसका गलत फायदा उठाने लगे। अच्छा, जैसे शादी में पहनने के लिए लहंगा ऑर्डर करना और फिर उसे टैग के साथ वापस कर देना। ये तो कमाल है। मतलब वो पूरी इंडस्ट्री के बहाव के खिलाफ जा रहे हैं। बिना सीओडी और सख्त रिटर्न पॉलिसी के साथ भारत में कोई कैसे सफल हो सकता है? जूल का मॉडल अलग है। वो एक ई-कॉमर्स इनेबलर है, न कि एक पारंपरिक ई-कॉमर्स कंपनी। इनेबलर। हाँ,
एक तरफ वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचने वालों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे दिलचस्प है वो 20 लाख माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर का एक नेटवर्क बना रहे हैं। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी, वो सिर्फ 3 मिनट में अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू कर सकता है। जैसे rajshamani.zool.in? बिल्कुल। प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, पेमेंट, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ जूल संभालेगा। आपको बस अपने सोशल नेटवर्क पर इन प्रोडक्ट्स को बेचना है। वाह, तो वो एक बड़ी कंपनी बनाने के बजाय लाखों छोटी छोटी ऑनलाइन दुकानें बना रहे हैं जिन्हें आम लोग चला रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा अंतर उनकी नीतियों में है। जूल पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। पेमेंट पहले करना होगा। हाँ, और रिटर्न सिर्फ तभी मुमकिन है जब प्रोडक्ट खराब हो या गलत भेजा गया हो, और उसके लिए भी आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो सबूत के तौर पर देना होगा। ये सुनने में थोड़ा सख्त लगता है। एक ग्राहक के तौर पर लगता है, लेकिन एक बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से जायज है। हम उस ग्राहक ही राजा है वाली कहावत को इतना खींच चुके हैं कि अब बिजनेस ही बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी ग्राहकों के बीच एक दिलचस्प अंतर भी बताया है। वो कहते हैं कि पश्चिमी ग्राहक बेहतर क्वालिटी और सर्विस के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है, जबकि भारतीय ग्राहक को चाहिए तो सब कुछ दुनिया के स्तर का। लेकिन जब पैसे देने की बात आती तो वो अभी भी झिझकता है। तो राजेश डेम्बला की इस बातचीत से हमने मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, सेल्स के वो बुनियादी असूल जो कभी पुराने नहीं होते, जस्टाइल जैसी बड़ी कंपनी की सफलताओं और चूकों से मिले सबक, और भारत में ई-कॉमर्स के एक नए भविष्य की झलक भी देखी। उनका एक और गहरा विश्वास ये है कि संस्थापकों को निवेशक के पैसे का गुलाम बनने से बचना चाहिए। पहले कैश काउ बनाना चाहिए। बिल्कुल। एक लगातार मुनाफा देने वाला व्यवसाय, ताकि वो उस पैसे से नए प्रयोग कर सकें अपनी शर्तों पर। उनके लिए सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि भारत पर एक सकारात्मक प्रभाव डालना है। इस पूरी बातचीत में एक बात बार बार सामने आई, एक कंपनी का डीएनए। या कंपनी ये कैसे पहचाने कि कब उसका सबसे बड़ा अनुभव और उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने लगी है। और उससे भी बड़ा सवाल, ये जानने के बाद क्या उनमें उसे बदलने की हिम्मत होती है?